just introducing Dr. Jignesh Gandhi. Dr. Gandhi has done this pioneering technique of rabbit approach for thyroidectomy, and as informed to you by Dr. Alpana, Dr. Sneha, this surgery is Mumbai's first or Western India's first thyroidectomy using the rabbit approach. And Dr. Gandhi has pioneered this technique here, as well as been responsible for a huge number of robotic assisted or robotic surgeries here which he has done in this hospital. And this is a surgery on the neck with you see the patient is there in front, scarless surgery and painless surgery, and she's spoke to you just now, so obviously the speech is preserved, and obviously she's all back to her normal duties. Dr. Gandhi, if you could just brief about. So सबसे पहले तो नमस्कार and thank you very much for all of you for coming. I again apologize for my delay because of some important work. Robotic procedure आज has become one of the hallmark, and why it has become good and for the patient's benefit is, सबसे पहले तो ये सर्जरी होती है मिनिमल एक्सेस, मतलब बहुत ही छोटे कट से ये सर्जरी होती है. इसका बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट का पेन फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है. दैट इज नंबर 1. सेकेंड इज कि जो मशीन में हम लोग ये ऑपरेशन देख के करते हैं, जो डा विंची रोबोट है एक्सआई, उसमें हमको 10 से 12 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है बाइनोकुलर विजन, 3 डायमेंशनल विजन. सो इमेजिन कि आप कोई ऑपरेशन कोई चीज़ पे कर रहे हो और ये अभी 12 गुना बड़ा दिख रही है आपको, और वो भी 3D में दिख रही है, तो आपका प्रिसीजन कितना बढ़ जाएगा, और वो प्रिसीजन पेशेंट को ज़्यादा सेफ्टी देता है. थर्ड इज जो रोबोटिक की मूवमेंट्स है वो बहुत फाइन होती है. नॉर्मली आपने देखा रहेगा कि जब भी सर्जरी होती है तो सर्जन्स के हाथ के मूवमेंट्स के हिसाब से हम लोग टिश्यूज को हैंडल करते हैं. रोबोट में क्या होता है कि वो फिल्टर कर लेता है, तो अगर कोई सर्जरी की मूवमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे सही जगह पे नहीं जा रही है तो रोबोट उसको करेक्ट करता है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दैट इज देयर इन दिस मशीन. तो क्या होता है कि सर्जन रिलेटेड कोई अगर डैमेज पेशेंट को होने वाला है तो वो रोबोट प्रिवेंट करता है, और इसके वजह से पेशेंट का पेन फैक्टर बहुत कम हो जाता है. अब जब भी पेशेंट का पेन फैक्टर कम होता है उसका मतलब है कि पेशेंट खाना पीना शुरू जल्दी कर देगा. जैसे हमारे पेशेंट में नेक्स्ट डे को वो मूव कर रही थी, उसी दिन शाम से हमने उनको लिक्विड डाइट और सब कुछ शुरू कर दिया था, क्योंकि नॉर्मल थायराइड की सर्जरी में बहुत बड़ा कट करना पड़ता है जिसमें काफी सारे मसल्स कट करने पड़ते हैं. तो कॉस्मेटिक पार्ट अलग है, बट इसमें एस्थेटिक पार्ट मतलब पेशेंट की जो डिग्लूटेशन मतलब जो मूवमेंट्स है स्वॉलोइंग की, वो उसी दिन ऑपरेशन के बाद तुरंत शुरू हो गई. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, एक बहुत छोटी सी नस रहती है जिसको हम लोग रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बोलते हैं. वो नॉर्मल ऑपरेशन में हमको बहुत बारीकी से उसको देखना पड़ता है क्योंकि अपने बाल के तार के बराबर रहती है, बट रोबोटिक में वही चीज अभी मुझे 10 गुना बड़ी दिख रही है, तो आप सोचो कि सेफ्टी मार्जिन कितनी बढ़ जाएगी. उससे पेशेंट की वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है और पेशेंट इमीडिएटली नॉर्मल वॉइस में आ जाता है. तो पेन फैक्टर कम होने से हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है. और अपने देश में अगर हम देखेंगे हेल्थ इकोनॉमिक्स, सो वी वांट पीपल टू गो बैक फास्टर टू वर्क. जितना जल्दी पेशेंट काम पे जाएगा, अपने एक्टिविटीज में जाएगा, तो मैन आवर्स जो बोलते हैं कि जो श्रम हम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो जितना कम होते जाएगा उतना हम देश को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि वो हेल्थ इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट करता है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीज ओवरऑल सर्जरी के लिए तो बेनिफिट है क्योंकि वो सेफ हो जाती है, बट पेशेंट आउटकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सबको अपने काम पे जल्दी जाना है. एक हाउस और होम मेकर को भी अपने बच्चे लोग का इमीडिएटली काम सब करना है. नाउ कमिंग टू दिस प्रोसीजर विच इज नोन एज अ रैबिट प्रोसीजर. तो वेस्टर्न इंडिया में बॉम्बे में वी आर द फर्स्ट वन टू डू बाय दिस रैबिट टेक्निक. कुछ कैंसर के ऑपरेशन रोबोट से हुए हैं बॉम्बे में, कुछ अलग टेक्निक से हुए हैं. मैंने खुद शुरुआत की थी दूरबीन से ये ऑपरेशन करने की, जिसको हम लोग ट्रांस एक्सिलरी अप्रोच बोलते थे, जो लैप्रोस्कोपी से होता था. बट ये रैबिट अप्रोच जो है, जिसका फुल फॉर्म है रोबोटिक असिस्टेड ब्रेस्ट एक्सिलो इंसफलेशन, उसका मतलब है कि चेस्ट में से और एक्सिला में से हम जाके छोटे छोटे ओपनिंग से नेक में जाते हैं, और वहां पे हम लोग रोबोट को डॉक करके उसके इंस्ट्रूमेंट से ही सर्जरी करते हैं. तो ये सर्जरी इस पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए जो हमने की थी, दैट इज द फर्स्ट वन इन बॉम्बे. और बेनिफिट आप ऑलरेडी देख रहे हो कि पेशेंट को कितना बड़ा बेनिफिट है. नाउ कमिंग टू द कॉस्मेटिक पार्ट,
यही बीमारी आजकल यंग पेज में भी होता है। हमारे यहाँ पे सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठे हैं जो मेरे से एग्री करेंगे कि हमने यंग वीमेंस 20, 25, 30, 35 साल की वीमेंस को भी देखा है ये स्वेलिंग लेते हुए। अभी समझो वो एज ग्रुप में है जहाँ पे उसको मैरिज करना है या कुछ करना है, तो वहाँ पे अगर स्कार रहेगा, इवन फॉर दैट मैटर, आज मुझे लगता है कि हर नारी ये चाहेगी कि वो खूबसूरत दिखे और उसको स्कार ना दिखे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। तो एज ऑफ 50, 60, 70 पे भी अगर मैं बड़ा स्कार लगता हूँ तो फर्स्ट चीज क्या होती है कि सोशल स्टिग्मा। आप कहीं पे भी जाएंगे तो सबसे पहले लोग पूछेंगे अरे ये क्या है, क्या क्या हो गया, तो एक बीमारी का एक स्वरूप बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि माता जी को बिल्कुल ही स्कार नहीं है और पूरी की पूरी सर्जरी मतलब बीमारी से वो मुक्त हो गई है। तो ये जो बेनिफिट है, कॉस्मेटिक बेनिफिट, ये मुझे लगता है कि पेशेंट का मनोबल और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हर मेल या फीमेल ये चाहेगा कि मुझे कोई ये ना पूछे कि मुझे कहाँ पे सर्जरी हुई है क्या, वो थायराइड की सर्जरी हो या कुछ गांठ की सर्जरी हो, कुछ भी सर्जरी हो। आज आपके शरीर पे कहीं पे भी एक चीरा लगा है तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बट अगर वो चीरे को हम हाइड करके उसी तरह का रिजल्ट अगर दे पाए तो पेशेंट कितना खुश हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं और हम बहुत लकी है कि हमारे सीईओ सर ने करीबन 1 साल पहले ये डिसाइड किया कि नहीं, हम ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, और दूसरा रोबोटिक में भी सबसे बेस्ट मशीन जो डा विंची एक्सरसाइज सिस्टम है, ये बॉम्बे में या इंडिया में भी बहुत सारे कम जगहों पे है जहाँ पे ये एक्सरसाइज सिस्टम है। हमारे सर ने हमको कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सबसे बेस्ट आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि मुझे पेशेंट को सबसे बेस्ट रिजल्ट देना है, और जब बेस्ट रिजल्ट देना है तो बेस्ट सिस्टम का लाना जरूरी है। जहां तक पेशेंट्स का रिकवरी की बात है, मैंने बताया कि शॉर्ट स्टे होता है और पेशेंट जल्दी काम पे लग जाता है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। आज हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, उसके पीछे भी इन्वेस्टमेंट था, बट जो खुशी हमको मिली है कि हम वहां पे पहुंचे और हमने वो करके दिखाया जो और देश नहीं कर पा रहा है, उसी तरीके से आज मुझे लगता है कि भारत के सर्जन्स को वर्ल्ड मैप पे रोबोटिक सर्जरी में भी हमको सक्षम बनना है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अमेरिका वगैरह में करीबन 2 डिकेड से हो रही है, 20 सालों से भी ज्यादा। हमारे यहाँ पे करीबन हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं जो सर्जन्स को सपोर्ट करेंगे, अगले मुझे लगता है 2 या 5 साल में वी विल बिकम द वर्ल्ड लीडर्स इन दिस टेक्नोलॉजी। और तब हम प्राइड लेंगे कि भले टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, कॉस्ट आ रहा है, बट हम अव्वल नंबर पे आ गए हैं। और कोई भी टेक्नोलॉजी जैसे टाइम जाता है उसका कॉस्ट कम होते जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि ये कॉस्टली रहेगा। तो मैं ये लोगों से अपील करूंगा कि जो ये वीडियो या बाद में देखेंगे, कॉस्ट के वजह से आप आपके शरीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, और आपको जल्दी काम पे जाना है, और कॉस्मेटिकली आपको ये किसी को भी जानने नहीं देना है कि मेरी सर्जरी हुई है। तो ये सब बेनिफिट हम तब कर पाएंगे कि जब हम रोबोटिक प्रोसीजर कर पाए। तो आज करीबन मोर देन 50% प्रोसीजर्स जो हम लोग कर रहे थे वो हम लोग अभी रोबोटिक से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर चीज का जुगाड़ है कि हर चीज रोबोट से होगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम रोबोटिक असिस्टेंट मतलब रोबोट की मदद लेके मेजर काम कर लेते हैं और फिर बाकी का ऑपरेशन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमको हेल्प करता है। दूसरा, ये बहुत एक गलत फहमी लोगों में रहती है, जब हमारे पास आते हैं तभी बोलते हैं कि सर आप ऑपरेट करेंगे कि रोबोट ऑपरेट करेगा। तो इसका आंसर ये है कि सर्जरी डॉक्टर ही करता है, रोबोट एक जरिया है, एक टूल है कि जिससे हम लोग ये सर्जरी सक्षम से और अच्छे से कर पाए। तो ऑपरेशन सर्जन ही करता है, ऑपरेशन थिएटर में सर्जन वहीं पे रहता है जहां पे रोबोट रहता है। हाँ, ऐसे कुछ अभी टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के अमेरिका का पेशेंट भी ऑपरेट कर पाऊंगा, और फ्यूचर वो होगा, क्योंकि मैं 5 ऑपरेशन जगह पे नहीं जा पाऊंगा। तो ये फ्यूचर है कि टेक्नोलॉजी से हम वो कर पाएंगे। बट अभी के लिए पेशेंट मेरे बाजू में रहता है, सेफ्टी इज एट अटमोस्ट केयर। हम लोग सेफ्टी के बारे में कभी भी कोई भी ऑपरेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और रोबोटिक में भी उतनी ही सेफ्टी है जितनी दूसरे ऑपरेशंस में है। तो
तो ये गलत फहमी भी कभी कभी हमको कोई चीज पे हम लोग डालते हैं सर्च इंजन में तो आ जाता है कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, चीरने वाला ऑपरेशन ये अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। ये काफी सेफ है और पेशेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है। और अगर कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। यस, सर्जरी कॉस्ट। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी एक सर्जरी की बेस कॉस्ट होती है। जैसे थायराइड सर्जरी की एक बेस कॉस्ट है X, तो उसमें रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स का वो कॉस्ट ऐड होता है, जो करीबन वेरिएशन के बीच में अराउंड 50,000 to 1 लाख के बीच में भी कभी कभी होता है। कभी कभी कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं तो 1.5 के भी होता है। तो आई कैन नॉट कमेंट कि भाई कितना कॉस्ट है, बट जो बेस कॉस्ट कोई ऑपरेशन का होता है उसमें एडिशनल रोबोट का कॉस्ट ऐड होता है। सॉरी, करेक्ट। तो ड्यूरेशन क्या होता है ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि गो स्लो टू रीच फास्ट। कोई भी ऑपरेशन में कभी भी घड़ी या घड़ी देख के हम लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं, बट नॉर्मली इस तरह के ऑपरेशन में जो कंसोल टाइम मतलब एक्चुअल ऑपरेशन का टाइम है वो करीबन 1-1.25 घंटा का रहता है। बट उसके पहले की तैयारी होती है आधे पौने घंटे की। ऑपरेशन खत्म होता है, पेशेंट आधे पौने घंटे के लिए वहां पे उसके लिए रहता है। तो ओवरऑल ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट 3 से 4 घंटा रहता है, बट एक्चुअल प्रोसीजर इज ओनली 1.5 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ सर्जरी जो रोबोटिक। सो अभी हॉस्पिटल में हमारे सर ने ऑलरेडी अपडेट किया है कि हम लोग ने 250 से ज्यादा कर लिए हैं। और ये हर स्पेशलिटी में हम लोग कर रहे हैं, मतलब आप जो स्पेशलिटी बोलोगे उसमें हो रहा है। तो वी आर ऑलरेडी क्रॉस 250 और मुझे ऐसा लग रहा है Dr. Gandhi himself has crossed 75. So I have myself crossed 75, and soon with giving the benefit to the patient, we might be hitting a century also very soon. It's not that I'm looking at the numbers, but मुझे खुशी उसकी होती है कि मैं इतने लोगों को वो जो उनका ड्रीम है कि स्कार नहीं दिखना चाहिए, जल्दी घर जाना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, वो मैं उनको उनका सपना जी पाऊँ। सर इंश्योरेंस कवर्ड है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आज भारत में IRDA का एक रूल आया है जिसके अंतर्गत रोबोटिक सर्जरी कवर होती है, बट उसमें पेशेंट का कितना क्लेम प्रोसेस है डिपेंडिंग ऑन कि उसकी क्या क्लेम प्रोसेस है, और वो अगर रोबोटिक में बैठती है तो डेफिनेटली होता है। वी आर हैप्पी कि हमारे ऑलमोस्ट 80 to 90% क्लेम्स हमारे हो जाते हैं। हाँ, हमको थोड़ी गुफ्तगू करनी पड़ती है उनके साथ में वो सैंक्शन करने के लिए, बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, बट हो जाता है। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड आई रियली थैंक ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज के हमको वो हेल्प कर रहे हैं। यस डॉक्टर थायराइड होने का कारण क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? ये तो अभी यहाँ पे स्नेहा मैडम हमारे सामने बैठी हुई है, बट थायराइड मैडम आप लोगे क्वेश्चन प्लीज। बेसिकली थायराइड के अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक जैसे गठान होना, दूसरा थायराइड कम काम करता है या थायराइड ज्यादा काम करता है। अभी जैसे ये पेशेंट में थायराइड का काम बराबर से था, सिर्फ गठान थी। तो गठान काफी बार जेनेटिक भी रहता है, और जैसे शरीर में रोज हार्मोन के चेंजेस होते रहते हैं, उस हिसाब से एज के हिसाब से थायराइड में छोटी छोटी गठान बनना शुरू हो जाती है अपने आप। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सिर्फ गठान है, उसके लिए पेशेंट अगर थायराइड उसका बराबर से काम कर रहा है तो पेशेंट सिर्फ यही बोल के आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को गले में गठान दिख रही है। कभी कभी वो गठान में अगर ब्लीडिंग हो गई तो अचानक से वो बोलेगा कि पिछले 3-4 दिनों से अचानक से गठान साइज में बढ़ गई है और मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपने रास्ते पे चलते हुए लोगों को देखा रहेगा जिनके गले में बड़ी बड़ी गठान रहती, वो लोग सांस लेने में दिक्कत और खाना खाने में दिक्कत, ये वाले कंप्लेंट्स के साथ भी आते हैं। बट टिपिकली थायराइड नोड्यूल, गले में स्वेलिंग है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये दो कंप्लेंट्स के साथ ही आते हैं पेशेंट्स। Are there any side effects after thyroid removal? करेक्ट। सो नॉर्मली क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड राइट और लेफ्ट में रहता है। वी हैव राइट एंड द लेफ्ट। बहुत कम जरिया रहता है कि जहाँ पे हमको पूरा थायराइड निकालना पड़ता है। अगर पूरा थायराइड निकालना की जरूरत आती है तो ये पेशेंट्स को थायराइड की सप्लीमेंट्स की मेडिसिन देनी पड़ती है। बट जिन लोगों में आधा थायराइड निकलता है या आधे से थोड़ा ज्यादा निकलता है तो कुछ समय तक हमको उनको सपोर्ट करना पड़ता है, बाकी इनमें प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा, थायराइड के बाजू में और एक छोटा थायराइड रहता है जिसको हम लोग पैराथायराइड बोलते हैं। ये अपने बॉडी का कैल्शियम के नियंत्रण में हेल्प करता है। तो ऑपरेशन के टाइम पे अगेन रोबोटिक सर्जरी में आप सोच लो कि वो राई के दाने के जितने हैं उससे थोड़ा सा बड़ा वो ग्लैंड रहता है। अभी मैं उसको 10 गुना देखूंगा तो मैं उसको कितना सेफ गार्ड कर पाऊंगा। तो ये जो कैल्शियम का फ्लक्चुएशन है, ये एक छोटा सा साइड इफेक्ट रहता है जो ट्रांजिट होता है, जो दवाई से इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। And after how many cycles of operation calibration is required for such type of robots? How many? Cycles of operation calibration is required. Calibration is not required. So every operation will be a new calibration. So we don't have to do it like depending on many. Okay. हर एक ऑपरेशन में हो जाता है। Thank you.